हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे रिलेशन, पढ़ रहे हैं। रिलेशन में कुछ क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद फंक्शन चलेगा। तो रिलेशन में देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। अ रिलेशन आर डिफाइंड एट ए बी सच दैट ए लेस आर इक्वल बी स्क्वायर। और इसका डेफिनेशन ये रियल नंबर में सेट डिफाइंड है, सेट डिफाइंड ऑन रियल नंबर। और इसको शो करना है आर ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। मतलब इस ये मतलब कोई नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन रिफ्लेक्सिविटी। तो नॉन रिफ्लेक्सिविटी, नॉन रिफ्लेक्सिविटी, नॉन रिफ्लेक्सिविटी। अब देखिए, नॉन रिफ्लेक्सिविटी में हम क्या दिखाते हैं। हम रिफ्लेक्सिविटी में क्या दिखाते हैं, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो हम क्या दिखाते हैं कि सेम एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हो, मतलब ए इज रिलेटेड टू ए, ये दिखाना है। तो इसका मतलब टू शो दैट हमको दिखाना है ए इज रिलेटेड टू ए। अब देखिए, यहाँ पे हमको दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। हमने बोला जब कोई चीज नहीं दिखाना है तो उसको हम कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल से भी इस बात को हम फेल कर सकते हैं। क्योंकि डेफिनेशन क्या है, ए रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब अगर हम किसी एक ए के लिए ये प्रूफ कर दें कि ये बात नहीं है तो एवरी के लिए तो गलत हो जाएगा। इसलिए नॉन रिफ्लेक्सिविटी हम कैसे दिखाएंगे, हम एग्जांपल के थ्रू इसको पूरा दिखाएंगे। तो क्या करेंगे, लेट ए 1/3 ले लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं। तो हमारा डेफिनेशन क्या है, ए इज लेस आर इक्वल ए स्क्वायर, इसमें फिट होना चाहिए। देखते हैं इसमें आता है कि नहीं। तो ए 1/3 और ये ए का स्क्वायर 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1/9। अब बताओ कौन बड़ा है, 1/3 या 1/9। ऑब्वियस है 1/3 बड़ा है। यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ तो ए लेस आर इक्वल ए स्क्वायर दिखाना था, जबकि यहाँ बड़ा हो गया 1/3। मतलब ए ग्रेटर आर इक्वल 1 ए स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आज रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये बात आ गई। अब आते हैं दूसरा, नॉन, पहला था ये, दूसरा है अब हमको दिखाना है नॉट नॉन सिमेट्रिसिटी। नॉन सिमेट्रिसिटी मतलब ये दिखाना है नॉन सिमेट्रिसिटी। नॉन सिमेट्रिसिटी में क्या होगा, हम जानते हैं सिमेट्रिक कब होता है कोई रिलेशन, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, या इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमको दिखाना है नॉन सिमेट्रिसिटी, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। और नहीं है के लिए हमने बोला था कि केवल एक एग्जाम्पल अगर आप दिखा देते हो कि वो सिमेट्रिक नहीं है तो वो पूरे के लिए फेल हो जाएगा। तो बस वही काम यहाँ पे भी करना है आपको। तो ले लो, a इज इक्वल टू हमने ले लिया, a इज इक्वल टू 1/2 और b इज इक्वल टू 1 ले लिया। तो इफ यहाँ मानो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ ए लेस आर इक्वल बी स्क्वायर, यही ना। तो देखो ये बात इसमें फिट हो रही कि नहीं, 1/2 लेस आर इक्वल 1 का स्क्वायर, तो इसमें तो फिट हो गई। अब देखते हैं क्या बी ए बिलोंग कर रहा है, मतलब कि क्या बी ए, हमको तो दिखाना ये है टू शो बी ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हमको दिखाना है बी लेस आर इक्वल ए स्क्वायर। चलो यही वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू 1 लेस आर इक्वल ए की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4। 1/4 क्या 1 लेस आर इक्वल 1/4 है, नहीं है, ये गलत है। इसका मतलब बी ए भी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हेंस बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या कह सकते हो कि 1/2 और 1 आर में बिलोंग कर रहा है, बट 1 और 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। therefore R is not symmetric, R सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरा आता है नॉन ट्रांजिटिविटी का, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है नॉन ट्रांजिटिविटी। नॉन ट्रांजिटिविटी में भी क्या दिखाना है, इफ ए बी
बी सी बिलोंग्स टू आर, देन हमको दिखाना है ए सी भी बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ तो प्रूफ करना है नॉन ट्रांजिटिव, तो हम क्या मानेंगे, हम एग्जाम्पल ले लेंगे। चलते हैं एग्जाम्पल, लेट 2 - 2 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सब रियल नंबर हैं। ये तो ये ए मान लो, ये बी, ये सी, ये ए बी, ये सी। तो पहले देखते हैं ए बी बिलोंग इसमें कर रहा है, मतलब कि 2 इज लेस आर इक्वल -2 का स्क्वायर, मतलब ए इज लेस आर इक्वल बी स्क्वायर हो गया। तो ये 2 लेस आर इक्वल टू 2 जा 4, ये सही है। अगला देखते हैं -2 लेस आर इक्वल 1 का स्क्वायर, मतलब -2 क्या है, बी, लेस आर इक्वल ये सी का स्क्वायर। तो ये भी बात हो गई, क्योंकि ए बी और बी सी दोनों आर में बिलोंग कर रहा है। अगला देखते हैं, हमको दिखाना है ए सी, तो देखते हैं क्या 2 लेस आर इक्वल ये है, मतलब कि टू शो दैट ए लेस आर इक्वल सी स्क्वायर। देखते हैं ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ये जो है 2 ग्रेटर आर इक्वल 1 है, बट हमको दिखाना था 2 लेस आर इक्वल 1, ये लेस आर इक्वल 1। इसका मतलब क्या है, ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि हेंस तो इसको क्या लिख सकते हैं, हेंस 2 -2 और -2 और 1 ये आर में बिलोंग कर रहा है, बट हमको दिखाना है 2 और 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। therefore R is not transitive, ये ट्रांजिटिव नहीं है, बस हो गया, ये ट्रांजिटिव नहीं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे ए लेस आर इक्वल बी क्यूब दे देगा, तो केवल प्रूफ ऐसे ही करना है, ए लेस आर इक्वल बी क्यूब दे देगा और बाकी ये फंक्शन, ये रिलेशन डिफाइंड होगा रियल नंबर में ही, और प्रूफ आपको ऐसे ही करना है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फैक्टर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये है n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, और रिलेशन आर। तो रिलेशन आर ये डिफाइंड क्या है, ए बी सच दैट A is factor of B is defined on n set of natural number, set of all natural number, set of natural numbers, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको दिखाना क्या है, देन शो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो क्या करना है, टू शो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखिए इसका भी प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ देखिए, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि रिलेशन आर ए बी सच दैट ए इज फैक्टर ऑफ बी, और ये डिफाइंड है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमको शो करना है कि आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, ये शो करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन देखो। तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या करते हैं, इफ ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए बिलोंग्स टू आर, ये दिखाना है ए बिलोंग्स टू आर,
अगर ऐसा बात हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो चलते देखते हैं ए, तो ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हम जानते हैं कि हर एलिमेंट, हर नेचुरल नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है। जैसे 4, 2, 2 अपने आप का ही फैक्टर है। हर नंबर, हर नेचुरल नंबर या रियल नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। ये बात तो आप लोग जानते हो ना, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2, इसका मतलब इसमें 2 है कि नहीं। तो 2 हर नंबर अपने आप का फैक्टर है। तो हम जानते हैं क्या, एज ए इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, क्या है, अपने आप का फैक्टर है। हेंस ए रिलेटेड टू ए, दैट इज A belongs to A belongs to A belongs to R, for every A belongs to natural number। मतलब हर नेचुरल नंबर के लिए ये बात सही होगा, क्योंकि हर नेचुरल नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। तो therefore R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखिए कैसे दिखाएंगे। सिमेट्रिक में हमको दिखाना है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन टू शो दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जब हमने मान लिया कि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए जो है फैक्टर है बी का। इसका मतलब ए इज फैक्टर ऑफ बी, ए बी का फैक्टर है। अब ये बताइए, ए बी का फैक्टर है तो हमको बी इज इक्वल टू के ए लिख सकते हैं ना, फॉर सम के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अरे भाई ये इसका जैसे देखो 8 है, 8 का फैक्टर 4 है, 8 का फैक्टर 4 है, तो 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। यही 2 यहाँ पे के करो, के क्योंकि पता नहीं क्या है, ए और भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर बोलेंगे 8 जो है 4 जो है 8 का फैक्टर है, तो 8 को हम 4 इंटू सम नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। वही बात यहाँ पे है। तो इसको b इज इक्वल टू के ए लिख दिए। अच्छा अब ये बताओ, b के ए लिख दिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल से ही समझो, 8 का फैक्टर 4 है, तो 8 4 इंटू 2 कर दिए, तो क्या 8 4 का फैक्टर है। फैक्टर हमेशा छोटा होता है। 8 का फैक्टर 4 है, लेकिन 4 का फैक्टर 8 नहीं है। 4 में हम 8 नहीं लिख सकते। ऐसे देखो कि यहाँ पे ये एग्जांपल से ही दिख जाएगा। एग्जांपल ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जांपल ले लो, लेट ए, ये तो नहीं होना चाहिए, फैक्टर है ना। यहाँ क्या दिया था, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी नहीं है, फैक्टर है ना, गलत है, सिमेट्रिक नहीं होगा। आर इज रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन ये नॉन सिमेट्रिक होगा। लिख लो इसका, ये नॉन सिमेट्रिक होगा। नॉन सिमेट्रिसिटी क्यों देखता हूँ, देखो 8 4 मतलब कि ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, इसका मतलब 4 और 8 आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8। तो क्या ऐसा है कि 8 जो है 4 का फैक्टर है, 8 4 का फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये आर में बिलोंग नहीं करेगा। इसमें सुधार लीजिए, ये नॉन सिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिसिटी दिखानी है, पता नहीं उसमें कैसे दिया है बुक में। तो ये 8 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक नहीं है, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, अब अगला आता है ट्रांजिटिविटी। इतना करिए तो ट्रांजिटिविटी, ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉन सिमेट्रिक लिख दीजिए। देखता हूँ ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिविटी आती है कि नहीं। अब देखिए अगला, A is a factor of B, it defined as natural number। ये हमको लगता है सिमेट्रिक, देखें ट्रांजिटिव आ सकता है, देखता हूँ
ट्रांजिटिव आ सकता है, पता नहीं कैसे। अब देखते हैं ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, खुद ही पता चल जाएगा। ट्रांजिटिविटी 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 में हम क्या करते हैं, ए बी सी, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इफ ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमको प्रूव करना है ए बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन में बिलोंग कर रहा है इसमें, तो इसका मतलब हमको दिखाना है कि ए सी भी आर में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, ए बी सी आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए इज फैक्टर ऑफ बी। फिर से वही डेफिनेशन लगाओ, ए बी का फैक्टर है तो बी को के 1 टाइम्स हम ए लिख सकते हैं, के कोई नेचुरल नंबर है कुछ भी, तो b को k टाइम्स, और b c भी r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब b c का फैक्टर है, इसका मतलब c को k2 टाइम्स हम b लिख सकते हैं, c को k2 टाइम्स b लिख सकते हैं, c k2 टाइम्स b इज अ फैक्टर ऑफ c। ठीक है, अब हमको दिखाना है a फैक्टर है c का, मतलब ac लिखाना है ना, ac का फैक्टर है मतलब a को सम k3 टाइम्स c, इस तरह से दिखाना है ए सी का। अब देखिए कैसे करते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी सी इज इक्वल टू k1 k2 ए बी, यहाँ से b कैंसिल, तो c इज इक्वल टू k1 k2 मल्टीप्लाई ये। अच्छा, ये k1 नेचुरल नंबर है तो नेचुरल का मल्टीप्लाई नेचुरल में करोगे तो नेचुरल ही आएगा, इसलिए इसको हम कोई कांस्टेंट k3 मान लेते हैं, k3 वेयर k3 इज इक्वल टू k1 इंटू k2, कोई भी नेचुरल नंबर है, इसका मतलब c a इज फैक्टर ऑफ c आ गया, यही तो हमको दिखाना, a इज फैक्टर ऑफ c, उल्टा लिख दिया था ना, a इज फैक्टर, क्योंकि a में किसी का मल्टीप्लाई करोगे तब c जाके हमको मिलेगा, a इज फैक्टर, तो ये इंप्लाइज a इज फैक्टर ऑफ c, a c का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a c r में बिलोंग कर रहा है, a c r में बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, r ट्रांजिटिव है। इसी तरह से एक क्वेश्चन मल्टीपल वाला है, सेम ऐसे ही प्रूफ होगा, वहां कहेगा कि ए बी सच दैट ए इज मल्टीपल ऑफ बी, ऐसे ही डेफिनेशन मल्टीपल का, मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है, फैक्टर हमेशा छोटा होता है। जब भी बोले, जैसे यहाँ पे बोल देगा ए इज मल्टीपल ऑफ बी, तो हम जो है इसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू सम k1 टाइम्स बी, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे बोला ए इज फैक्टर, इसका फैक्टर है तो बी इज इक्वल टू सम k1 टाइम्स से, और मल्टीपल बोलेगा तो ए इज इक्वल टू लिख देंगे, ए बड़ा होगा, मल्टीपल बड़ा होता है, फैक्टर छोटा होता है। तो ये आ गया ट्रांजिटिविटी इसकी। अब एक और दो क्वेश्चन और आप कर लीजिए, कौन सा क्वेश्चन मल्टीपल वाला हो गया, हाँ ये क्वेश्चन है सबसेट का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन है लेट एक्स बी द नॉन एम्प्टी सेट। तीसरा क्वेश्चन है सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, यस बी द सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एंड यस बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ यक्स। ठीक है, तो क्या है, यक्स ये नॉन एम्प्टी सेट है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और एस जो है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ यस। अच्छा, एस जो है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, मतलब समझो यक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, यक्स के जितने भी सबसेट्स बनते हैं उनका सेट यक्स है, यस है, ऐसे समझो, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ यक्स ये दिया हुआ है। और आर एक रिलेशन है जिसमें डिफाइंड है, आर इज इक्वल टू, आर एक रिलेशन है डिफाइंड एज ए बी सच दैट ए इज सबसेट या सुपर सेट है,
ए इज सुपर सेट ऑफ बी, ये दिया हुआ है और इसको प्रूफ करना है क्या, सो दैट आर इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे शो करना है ये ट्रांजिटिव है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है। देखते हैं प्रूफ, देखते हैं। क्वेश्चन समझो, x नॉन एम्प्टी सेट है, x के जितने भी सबसेट है उसी का कलेक्शन सेट x है और इसमें एक रिलेशन R डिफाइंड है ए बी सच दैट ए इज सुपर सेट, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B और फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू S। ए बी यहाँ पे सेट है क्योंकि S जो है वो सेट ऑफ ऑल सबसेट, इसका मतलब ए बी सेट ही होगा, कोई ना कोई इसी में से कोई एक सेट होगा या सबसेट होगा या इसका। अब देखते हैं इसको, तो पहले हमको रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करनी है, ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला है नॉन रिफ्लेक्सिव। चलो देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी कैसे आएगी। रिफ्लेक्सिविटी, देखिए रिफ्लेक्सिविटी में क्या होगा, हमको एक एलिमेंट लेना रहता है कि रिफ्लेक्सिव कोई रिलेशन कब होगा, जब कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा। मतलब कि ए, इफ ए रिलेटेड टू ए इटसेल्फ या ए रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस, देन इट इज रिफ्लेक्सिव। तो चलते हैं देखते हैं। हमने बोला था सबसेट की डेफिनेशन, जब प्रॉपर सबसेट सुपर सबसेट की डेफिनेशन बताया था तो वहां बोला था कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है और सबसेट बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लेकिन जो प्रॉपर सेट होगा वो हमेशा छोटा होगा। ये बात देखना। तो अगर यहीं पे ये सबसेट होता तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता, ध्यान रख देना। लेकिन ये है प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट हमेशा छोटा होता है और कोई भी सेट अपने आप का प्रॉपर सेट नहीं होता, क्योंकि कोई भी सेट अपने आप से छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट ए belongs to S as A does not proper subset of A does not proper subset of A hence A does not belongs to R। A R में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब A R में नहीं बिलोंग कर रहा है, hence R is not reflexive या non reflexive, R is non reflexive। अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करते हैं, एग्जाम में कैसे कंफ्यूज करते हैं। सेट यही देगा, सब कुछ स्टेटमेंट यही लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देंगे। ये प्रॉपर है, यहीं पे अगर सबसेट बना दिए तो ये है, ये यहाँ पे क्या आया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन अगर ये सबसेट बन जाता तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता, क्योंकि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि दिया क्या है, बुक में कुछ और दिया है और जो आप लोग करके गए हो प्रैक्टिस, हो सकता है उससे थोड़ा इधर उधर कर दे। तो ये ऐसे समझना, यहाँ प्रॉपर है, अगर ये सबसेट होता तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता, लेकिन प्रॉपर के केस में ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि कोई भी सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। दूसरा देखते हैं, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिक चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं कि है या नहीं है सिमेट्रिसिटी। अब देखिए सिमेट्रिक में क्या लेते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। फिर वही बात आ गई, भाई सबसेट होता तो बराबर के केस में ले सकते, लेकिन यहाँ तो प्रॉपर सबसेट है, मतलब कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ये हुआ ए प्रॉपर सबसेट है बी का। अच्छा, ए प्रॉपर सबसेट अभी हमने बताया, प्रॉपर सबसेट हमेशा छोटा होता है, इसका मतलब बी के अंदर ए है, तो क्या ए के अंदर बी है, नहीं है। इसका मतलब यहाँ से यहीं से पता चल गया कि बी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ से पता चल गया बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी आर में नहीं है, देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख दे रहे हैं हेंस R is non-symmetric, R is non-symmetric, ये आ गया, R सिमेट्रिक नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिविटी की केस में। तो ट्रांजिटिविटी की केस में क्या होगा, थर्ड ट्रांजिटिव। अब देखिए ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, तो ट्रांजिटिव में भी क्या होता है, तीन, इफ ए बी
बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर फॉर ट्रांजिटिविटी। मतलब कि जब ए बी सी आर में है तो ए सी आर में होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है। तो वो देखते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी सी आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अब ऐसे देखो, प्रॉपर सबसेट ऑफ सी है, प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब ए इसका प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब ए सेट जो है बी के अंदर है, बी के अंदर, और बी प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब बी के अंदर और सी के अंदर बी है। अब ये बताओ, क्या बी इसका ए इसका प्रॉपर सबसेट नहीं बन गया? इसको हटा दो तो तब भी तो ए सी के अंदर है, इसका मतलब ये ए इसका प्रॉपर सबसेट बन गया। इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट सी इंप्लाइज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। यहाँ तो बात बन गई, ए सी का प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब आर ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव नहीं है ना तो सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव है, तो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव है। इसको लिख लीजिए आप लोग और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। और क्वेश्चन कौन है देख लो। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन हम अच्छा से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 क्या है क्वेश्चन नंबर? ये है n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, n सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, n सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, और दिया है r रिलेशन है ऑन r n क्रॉस n में, r इज रिलेशन ऑन n क्रॉस n। n क्रॉस n हम बताएं, n का नेचुरल नंबर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, और डिफाइंड क्या है? डिफाइंड एज ए बी रिलेटेड टू सी डी implies and implies by AD is equal to BC। अच्छा, AD is equal to BC, ये है। अब देखिए, ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, r जो रिलेशन है वो डिफाइंड है n क्रॉस n, मतलब r n का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n में, और रिलेशन का डेफिनेशन ये है। तो इसको हमको प्रूफ करना है, सो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो चलते हैं, तो सबसे पहले इसका रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं, रिफ्लेक्सिविटी कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव देखते हैं। अब ये रिफ्लेक्सिव देखेंगे तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि कोई एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हो, मतलब कि यहाँ पे अब ए बी इसका एक एलिमेंट है, सी डी मतलब आर के जो एलिमेंट्स होंगे, या एन क्रॉस एन का एलिमेंट, हमने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर पेयर में होगा, मतलब ए बी के फॉर्म में, सी डी के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ए बी क्या है? एन क्रॉस एन में बिलोंग कर रहा है, उसका एलिमेंट है ए बी। तो हमको दिखाना है कि ए बी अपने आप से ही रिलेटेड है। अब ये बताओ, ए बी अपने आप से रिलेटेड है, तो हम ये लिख सकते हैं, ऐसे दिखाना है, टू शो ए बी रिलेटेड टू ए बी, यही ना। अच्छा, इसको शो करने के लिए ये कंडीशन आनी चाहिए, इसको शो करने के लिए ये कंडीशन आनी चाहिए। अब ये बताओ, देखो कैसे प्रूफ हुआ है, ए का डी के साथ मल्टीप्लाई
और बी का सी के साथ मल्टीप्लाई, मतलब ए का डी के साथ, बी का सी के साथ, यहाँ करो ए का बी के साथ, ए का बी के साथ ए बी, और बी का ए के साथ बी ए। क्या ये बराबर नहीं है? ये बराबर है ना, ए बी लिखो या बी है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में ये बराबर हो जाएगा, या कोई भी नेचुरल ना भी होता तब भी ए बी ए बराबर होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इन रियल नंबर इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब ए बी ए के बराबर है, इसका मतलब ए बी इससे रिलेटेड है, तो ये हम कह सकते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई, ये इज ट्रू फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ये बात सही है। हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, हेंस R is reflexive, R is reflexive, R रिफ्लेक्सिव है। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक दिखाते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? देखो कैसे हुआ, A का D के साथ मल्टीप्लाई है और B का C के साथ, B के C के साथ, ये दोनों बराबर, तो वही बात यहाँ पे भी फॉलो करो, A का B के साथ मल्टीप्लाई A B और B का A के साथ A B, ये बराबर है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब A B आर से खुद से रिलेटेड है क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, ये बराबर है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब आते हैं सिमेट्रिक में, दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे ए बी और सी डी, जैसे ये दिया हुआ ए बी और सी डी, ए बी और सी डी को रिलेटेड है, तो क्या लिखेंगे, इफ ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी रिलेटेड टू सी डी है, हमको दिखाना है सी डी बी ए से, सी डी ए बी से रिलेटेड है, मतलब इसका उल्टा, टू शो दैट सी डी रिलेटेड टू ए बी, यही ना, इफ ए बी क्या बोलते हैं, यदि ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट ए बी के फॉर्म में है, तो यदि ए बी सी डी से रिलेटेड है, हमको दिखाना है सी डी ए बी से रिलेटेड है फॉर सिमेट्रिसिटी के लिए। चलते हैं, तो यहाँ कंडीशन है, जब हमने मान लिया कि ए बी सी डी से रिलेटेड है, इसका मतलब बाय डेफिनेशन ए का डी के साथ मल्टीप्लाई, इसका मतलब हुआ इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू बी का सी के साथ मल्टीप्लाई, बी का सी के साथ, लेकिन हमको दिखाना ये मतलब सी को बी के साथ मल्टीप्लाई। अब ये बताओ, ये ऐसे लिखा है तो क्या हम इसको बी सी इज इक्वल टू ए डी नहीं लिख सकते आराम से, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसको पहले लिख दिया। अब ये बताओ, हमको दिखाना है सी बी, इसका मतलब सी को पहले रख दो, ये सी को पहले लिख दो, सी गलत हुआ क्या, सी बी सी, ए डी बी सी सही है, सी बी और यहाँ लिख दो ए डी, हमको दिखाना है सी को बी से, डी को ए से, इसका मतलब ए डी सी बी मिल गया और बी सी, तो ये देखो ए डी, तो ये देखो सी डी, ये मिला ना, सी डी और बी ए या ए बी कह दो, तो इसका मतलब ये हुआ इम्प्लाइज सी डी, ये देखो किनारे सी डी और ए बी रिलेटेड टू ए बी मिल गया, हमको यही तो दिखाना है सी डी रिलेटेड टू ए बी, इसका मतलब ये बात सही हो गया, इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव, आर इज सॉरी सिमेट्रिक दिखा रहे हैं ना, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। एक बार फिर समझ लीजिए, कंफ्यूजन है, देखो हमको मतलब कि हमको मानना था ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो हमको दिखाना था सी डी रिलेटेड टू ए बी। जब ये मान लिया कि ये इससे रिलेटेड है, इसका मतलब डेफिनेशन ए डी इज इक्वल टू बी सी बाई डेफिनेशन, देखो ए डी बी सी, किनारे किनारे ए डी बी सी, मतलब किनारे किनारे मल्टीप्लाई हो रहा है और बीच बीच वाला मल्टीप्लाई, तो हम इसको पलट दिए, बी सी इज इक्वल टू सी डी कर दिए, लेकिन हमको दिखाना है सी बी, इसका मतलब सी बी किनारे कर दो और ए डी, तो सी बी, तो सी यहाँ कर दो, बी इधर, क्योंकि सी बी और ए डी, डी ए या ए डी लिखो डी ए, तो सी डी बिलोंग्स टू सी डी रिलेटेड टू ए डी, ए बी आ गया सी डी, इसका मतलब आर सिमेट्रिक हो गया। अब हमको तीसरा दिखाना है ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी देखिए, ट्रांजिटिव देखिए,
ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, 3 एलिमेंट होता है, तो देखते हैं 3 एलिमेंट। तो लेट ए बी सी, ए बी, सॉरी बी सी नहीं, सी डी, ए बी सी डी और ई एफ, ये 3 एलिमेंट बिलोंग्स टू n क्रॉस n में हैं। ये 3 एलिमेंट n क्रॉस n में हैं। अब हम मानेंगे दो को, मतलब कि यदि ए बी सी डी रिलेटेड है और सी डी ई एफ रिलेटेड है, तो हमको प्रूव करना ये। तो यहाँ पे इफ ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, तो हमको शो करना है कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ। अच्छा देखिए, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी, किनारे किनारे मल्टीप्लाई, और ये बी सी, और उसके बाद यहां से क्या आएगा, सी एफ रिलेटेड टू डी ई। ये अब हमको दिखाना है कि ए बी ई एफ से रिलेटेड, मतलब दिखाना है ए एफ। अब देखिए ए एफ कैसे आएगा, ए इधर है एफ इधर है, इन दोनों को क्या कर दें, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दें। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी और सी एफ इज इक्वल टू डी ई। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। करो ए डी इंटू इसका सी एफ और इधर बी सी और इंटू इसका डी ई। अब देखिए क्या क्या कैंसिल, क्योंकि ए डी, हाँ हमको देखो क्या कैंसिल हो रहा है, सी कैंसिल, हमको दिखाना है ए ई, मतलब ए बी ई एफ बचाना है। सी कैंसिल, और क्या कैंसिल होगा, डी कैंसिल। तो यहाँ बचा ए एफ, और यहाँ सी और डी कैंसिल, बी ई। देखो ए एफ बी ई, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी रिलेटेड टू ई और एफ, इसका मतलब आ गया। यही तो हमको दिखाना था, ए बी सी डी से रिलेटेड है और सी डी ई एफ से रिलेटेड है, तो हमको दिखाना है ए बी ई एफ से, और ये बात यहाँ पे आ गई। इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो सो ये जब तीनों हो गया, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, इसका मतलब आर क्या है, इक्विवेलेंस। तो देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट आयन क्रॉस एन। तो ये आ गया, 4 क्वेश्चन हो गए। अभी रुको, एक दो और क्वेश्चन, कितना, रुको एक क्वेश्चन और करा दूं। ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है R1 R2 बी 2 इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। तो R1 R2 इफ R1 एंड R2 बी R2 बी 2 इक्विवेलेंस relation in on a set A R1 R2 2 इक्विवेलेंस क्या लिखिए, R1 R2 B2 इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A। उसके बाद यह प्रूव दैट R1 इंटरसेक्शन
R2 is also an equivalence relation। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू प्रूव R1 intersection R2 is also an equivalence relation। R1 and R2 also equivalence V रहेगा B में। क्या मैं लिख रहा हूँ, ये B है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। अब ये प्रूफ देखिए क्या कह रहा है कि यदि R1 R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट A में, तो हमको प्रूव करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए केवल डेफिनेशन यूज करने हैं बस, इंटरसेक्शन का और रिलेशन का। सबसे पहले हमको दिखाना है रिफ्लेक्सिविटी। तो पहले रिफ्लेक्सिव आ जाते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव में हमको दिखाना है कि ये जो है रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब कोई एलिमेंट, कोई सेट ए है, तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, सॉरी ए को रिलेट करना है, मतलब कि कोई एलिमेंट ऐसे रिफ्लेक्सिव दिखाना है ना, तो एक एलिमेंट लेना है। लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट एस जिसमें डिफाइंड है, ए में डिफाइंड है ना, ए में डिफाइंड है, सेट ए में डिफाइंड है। तो हमको दिखाना है कि ए बिलोंग्स टू आर। हमको दिखाना है टू शो ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन R2। अब ये बताओ, ये हमको दिखाना है, ये बताओ ए का एलिमेंट है कोई, अब क्योंकि ये कह रखा है कि R1 एंड R2 दोनों इक्विवेलेंस है, इसका मतलब R1 R2 दोनों रिफ्लेक्सिव होंगे, दोनों सिमेट्रिक होंगे, दोनों ट्रांजिटिव होंगे। अब ए R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू R1 एज वेल एज ए बिलोंग्स टू R2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्सिव हैं, इसका मतलब ए R1 में भी बिलोंग करेगा, ए R2 में। अब ये बताओ, ये एलिमेंट R1 एंड R2 दोनों में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। इसका मतलब ए और ए मस्ट बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, R1 इंटरसेक्शन R2। क्यों, अच्छा ये क्यों लिखा, क्योंकि ये दिया था इक्विवेलेंस है दोनों, इसलिए ये लिखा। और ये दोनों R1 और R2 दोनों में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेंगे, और इंटरसेक्शन में बिलोंग कर गया, यही तो हमको दिखाना था कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब ए खुद से रिलेटेड है जो कि R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया, इम्प्लाइज R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दिखाते हैं सिमेट्रिक। दूसरा सिमेट्रिक में हमको दिखाना है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन R2, तो इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन R2, यही ना दिखाना है सिमेट्रिक में। अब देखिए ए बी आर इंटरसेक्शन, जब हमने मान लिया कि ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन 11th में पढ़े होंगे कि ए बी R1 में भी बिलोंग करेगा एंड ए बी R2 में भी बिलोंग करेगा। अब ये बताओ ए बी, अब क्योंकि R1 और R2 सिमेट्रिक हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस बोल दिया तो वो तीनों हैं, अब ये सिमेट्रिक हैं, तो इसका मतलब बी ए ये R1 में बिलोंग करेगा और एंड बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू R2 एज, रीजन क्या लिखोगे, एज R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक। R1 और R2 क्या है, सिमेट्रिक है। अब ये बताओ BA भी R1 में बिलोंग कर रहा है और ये BA भी R1 में R2 में, मतलब BA R1 और R2 दोनों में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब BA R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करेगा, इसका मतलब BA बिलोंग्स टू
R1 इंटरसेक्शन R2। इसका मतलब ये R1 इंटरसेक्शन R2 में हमको यही दिखाना था, यदि A भी R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर रहा है तो B ये R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर गया। तो देयर हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी हो गया। अगला देखते हैं, अब ट्रांजिटिविटी दिखाना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। अब देखिए, अब सिमेट्रिसिटी दिखाते हैं और ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, 3 एलिमेंट लेते हैं। तो ले लीजिए 3 एलिमेंट। क्या लेना है, देखिए 3 एलिमेंट। इफ ए बी बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, हमको शो करना है ए सी। तो टू प्रूव दैट, या यहाँ पे टू शो दैट AC belongs to R1 intersection R2। देखिए बाय डेफिनेशन यहाँ पे भी लगाएंगे। अब क्योंकि ये कह रहा है कि AB और BC दोनों R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर रहा है, एज AB BC belongs to R1 intersection R2। बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन 11th में पढ़े थे क्या, कि AB BC R1 एंड R2। तो इसका मतलब AB BC R1 में भी बिलोंग कर रहा है एंड AB BC R2 में भी बिलोंग कर रहा है। अब देखिए AB BC बिलोंग्स टू R1 एंड R2, R1 इंटरसेक्शन R2, इसका मतलब AB BC R1 में भी R2 में भी है। अब बाय डेफिनेशन क्योंकि R1 और R2 दे रखा है इक्विवेलेंस, इसका मतलब इक्विवेलेंस का मतलब कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है, यदि AB BC R1 में बिलोंग कर रहा है तो AC R1 में, तो क्या होगा AC बिलोंग्स टू R1, और यहाँ पे एंड AC बिलोंग्स टू R2। क्यों, रीजन क्या लिखोगे, एज R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव, क्योंकि इक्विवेलेंस दिया है, इक्विवेलेंस का मतलब कि तीनों है ट्रांजिटिव। अब देखो AC R1 में बिलोंग कर रहा है, मतलब AC R1 और R2 दोनों में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब AC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब यही तो प्रूव करना है कि यदि AB BC R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो AC मस्ट बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, जो कि हो गया। हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक, तो ये हो गया, इसको कर लो। अच्छा, इसमें एक चीज और बच रहा है क्या, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन बता के हम कुछ उस पर वो करवा देते हैं, बाकी उस पर क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है देखिए, बाकी क्वेश्चन आप हमको सेंड कर सकते हैं। पैराडाइम क्लास के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन भेजिए देगिए तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, देखिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। इक्विवेलेंस क्लास, अब इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट का होता है। जैसे सेट ए कोई एक सेट है और उसमें रहने वाला एलिमेंट ए है। जैसे मान लेते हैं ए बी नॉन एम्प्टी सेट, लेट इफ ए बी नॉन एम्प्टी सेट, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड ए बिलोंग्स टू ए कोई इसमें बिलोंग कर रहा है, ए कोई एलिमेंट है जो कि ए में है।
तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए रिप्रेजेंटेड बाय इक्विवेलेंस, देन इक्विवेलेंस class of A is denoted by ये, इससे डिनोट करते हैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ए को। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, यहां पे देखो, ए इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज the set of all elements related to A। बात समझो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या होगा, ये उन सारे एलिमेंट्स का सेट होगा जो जिससे ए रिलेटेड है। ए तो कोई एलिमेंट हो सकता है ना, ए जिस एलिमेंट से रिलेटेड है किसी भी रिलेशन में, दिए हुए रिलेशन में जो कि सेट ए में डिफाइंड है, तो जिस एलिमेंट से ए रिलेटेड होगा उसका सेट एक बना लो तो वो उसके इक्विवेलेंस क्लास में आते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल मान लेते हैं, रिलेशन आर मान लेते हैं, लेट आर बी a relation defined on set A। डिफाइंड ऑन सेट ए, आर कोई रिलेशन है डिफाइंड ऑन सेट ए दिया हुआ है, तो मान लेते 2-3 है, और रिलेशन आर का जो डेफिनेशन है वो है मान लेते हैं 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-1 और 2-1, 1-3 और 3-1। ये कोई रिलेशन है, अब अगर इस रिलेशन में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए पूछे तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए तो क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू ए यहाँ नहीं है 1। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 अगर पूछे 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 तो 1 इसमें, तो हमने क्या कहा डेफिनेशन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू ए। यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 पूछा जा रहा है, 1 पूछा जा रहा है। अब देखिए इसमें 1 किससे रिलेटेड है, 1 किससे रिलेटेड है, तो 1 अपने आप से रिलेटेड है तो ये इसके इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा, 2 से रिलेटेड है इसके इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा, 3 से रिलेटेड है ये इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा, 1 2 3 से रिलेटेड है तो हो गया, ये इसके इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा। ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल लेके 1-2 एग्जांपलों को मैं करवा देता हूँ, और इक्विवेलेंस क्लास का इम्पोर्टेंट है। कहाँ गया एग्जांपल, इसमें नहीं दिया हुआ। चलो नेक्स्ट क्लास में हम एग्जांपल बता देंगे, इतना आप लोग करिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम एग्जांपल इक्विवेलेंस क्लास का, उसके बाद जस्ट फंक्शन शुरू कर देंगे। थैंक